हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल में आपका मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, हमने सीबीएसई आरबीएसई की जो मेन एग्जाम है 2026 के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें आज फिर अपन 5 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं। आप देख पा रहे हो ईच एंड एवरी क्वेश्चन है वो सीबीएसई का पीवाईक्यूज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा से एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम है इसके, ठीक है। तो लेट्स नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। एट फर्स्ट वी टेक फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ p minus 2 into x square plus 3x minus 5 is a quadratic polynomial, then what will be the condition of p? प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ p। p की कंडीशन क्या रहेगी वो हमें फाइंड करनी है। अब प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं मैं कि वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं ले रहा हूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू इंडिकेट किया जाएगा px से। एंड किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द कोफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0 इन एनी केस। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सिंपल सा पॉइंट है, लॉजिक है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये डेटा भी 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर बचेगा, करेक्ट। तो यहां अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट यहां a है, तो यहां x² का कोफिशिएंट क्या है, बेसिकली p-2। तो इस क्वेश्चन में here कोफिशिएंट ऑफ x² यानी p-2 कैन नॉट बी 0 इन एनी केस। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये डेटा 0 हो जाएगा, फिर लीनियर बचेगा, जबकि हमें इसको क्वाड्रेटिक ही बनाना है। इसका मतलब है x² का जो कोफिशिएंट है ना p-2, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जब p-2 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस ये 2 उस डायरेक्शन में जाएगा तो आ जाएगा p इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में जो p की कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, p कैन नॉट बी 2। हियर p कैन नॉट बी 2, यहां p 2 नहीं हो सकता। सो द वैल्यू p एक्सेप्ट ऑफ 2 विल बी ऑल रियल नंबर्स, यानी p की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है p रियल नंबर होगा, बट रियल नंबर में 2 भी आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर ये बोल रहा है p बिलोंग R0, यानी नॉन जीरो रियल नंबर है, तब 0 नहीं है, लेकिन 2 तो इसमें भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर c ऑप्शन बोल रहा है p नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि p 2 नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 2, करेक्ट। Now we are going to solve second question. Second question एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। इफ y इज इक्वल टू 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस, कि y इक्वल टू 1 है वो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन का भी रूट है और इस इक्वेशन का भी क्या है, रूट है, यानी सॉल्यूशन है। तो y इक्वल टू 1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मींस है y की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में a इंटू वाई यानी 1, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 को ऐसे करेंगे a प्लस a इंटू 1a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a प्लस a 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2a इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, उस साइड में जाएगा। फिर यहां से a का जो डेटा आएगा वो आ जाएगा -3/2। ये तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू आई है। फिर सिमिलरली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो ए कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये y इक्वल टू 1 इसका भी कॉमन रूट है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, यानी अगेन y की जगह मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 करना है। तो जैसे इस इक्वेशन में पुट करूंगा ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में b इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो हियर b इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, देन ab इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ab यानी प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। सो AB इज इक्वल टू a की वैल्यू है -3/2 इंटू b की वैल्यू है -2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस, एंड रिमाइंडर जो वैल्यू बच रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सो द वैल्यू ऑफ AB विल बी +3, यानी ऑप्शन A विल बी राइट आंसर। सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमें अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिसाइज करनी है, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd, ओके। अब अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd को सोल्व करेंगे।
प्यारे बच्चों ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको ना अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करना है। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है आप क्वेश्चन भेज सकते हो, सॉल्यूशन आपको ऑन द स्पॉट नेक्स्ट क्लासेस में दिया जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है विद वर्टेक्स, जिनके वर्टेक्स हैं 0,4 फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड 0,0 है, थर्ड है 3,0। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 0,0 किसको इंडिकेट करता है, ओरिजिन केस को इंडिकेट करता है। इट मींस अगर मैं इस ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो जाएगी वाई एक्सिस। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहां है, 0,0 यानी ओरिजिन रहेगा, तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास ये आ जाएगा 0,0। फिर यहां एक जो कोऑर्डिनेट है, एक जो वर्टेक्स है वो कहां पे इंडिकेट है, वाई एक्सिस पे। देखो प्यारे बच्चों यहां पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू पॉजिटिव 4 है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव 4 कहां रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। 0 1 2 3 4 यानी यहां एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूं a 0,4। करेक्ट। थर्ड जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट है 3,0। अब 3,0 यहां पे y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 कहां होगी, एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, हियर एक्स इज पॉजिटिव डायरेक्शन, सो दिस पॉइंट विल बी इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 3,0 कहां पे होगा, 0 1 2 3 यानी यहां एक पॉइंट B आ जाएगा जिसको मैं बोलूंगा 3,0। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में क्या करता हूं, ज्वाइन करवाता हूं, तो एक मेरे पास ऐसा ट्रायंगल बनेगा प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीटवीन का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एम आई राइट। तो यहां अगर मैं बोल दूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAB, अब किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAB का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये साइड, तो ये साइड कितनी है, यहां ओरिजिन पॉइंट है, यहां 3 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 यानी 3 आ जाएगा। प्लस फिर ये जो साइड है, ये साइड कितनी आ रही है, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां 0.4 है, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 4 का चल रहा है, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। प्लस अब बच गई हमारे पास AB साइड। करेक्ट। तो पैरामीटर P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 + 3 यानी 7 प्लस में आ जाएगा AB। अब यहां हमें ये देखना है कि AB कैसे निकालेंगे। देखो प्यारे बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज PGT अप्लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर हो जाएगा। 90 के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, बेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर 25 है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगी। यानी PGT से अगर मैं ये वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये वैल्यू AB की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो दिस वैल्यू बिकम 7, 4 + 3 7, 7 प्लस में 5, 7 + 5 विल बी 12। सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल OAB विल बी D, 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट्स विल बी माय आंसर। CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट। तो आई होप ये इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा क्या समझना है, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर है, 2 का ऐड हो गया, थर्ड साइड कैसे निकाल देंगे, हाइपोटेनियस यूजिंग बाय PGT कॉन्सेप्ट। ओके, सो द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी 12 यूनिट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सोल्व करेंगे अभी। तो प्यारे बच्चों हर एक जो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करवाया जाएगा आपको एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, और मेन एग्जाम में आप स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पेपर देखोगे, चाहे बेसिक मैथ्स का पेपर होगा CBSE बोर्ड में, उसमें एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल डेटा थोड़ा सा मे भी चेंज होगा। 4 का क्वेश्चन है, इफ 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डिफरेंट डाइस। प्यारे बच्चों 2 डाइस को क्या किया गया है, रोल किया गया। अब एक डाइस को रोल करते हैं तो उस पे 1 2 3 4 5 6 डेटा आते हैं, सेकंड डाइस पे भी कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो अगर 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो आपको पता है कि टोटल जो रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है ये कैसे आएंगे, 1 1 1 2 1 3 इस टाइप से लेकर के 6 6 तक आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे गेटिंग एन इवन नंबर। अब यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, ये है इवन नंबर ऑन
बोथ डाइस, कि प्यारे बच्चों दोनों डाइस पे इवन नंबर आने की कंडीशंस कितनी जनरेट होंगी, तो आप बेसिकली उन कंडीशंस को यहां रिप्रेजेंट कीजिए जिसमें दोनों डाइस पे क्या आ रहा है, इवन क्वांटिटी आ रही है। तो सपोज दैट मे बी हो सकता है, देखो फर्स्ट डाइस पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, फिर सेकंड डाइस पे इवन नंबर यानी 2 भी आ सकती है। अगर फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर 2 है तो सेकंड डाइस पे इवन नंबर में भी 4 भी अपीयर हो सकती है। अगर फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर 2 है तो थर्ड पे यानी थर्ड केस में कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। आप तीन कंडीशंस को देख लीजिए, दोनों ही डाइस पे इवन नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 2 के बजाय नेक्स्ट इवन नंबर क्या हो सकती है, 4। तो 4 अगर फर्स्ट डाइस पे है तो सेकंड डाइस पे इवन क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बट ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 4 है तो सेकंड पे भी क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ये भी पॉसिबल है, अगर फर्स्ट डाइस पे 4 है तो सेकंड पे भी क्या होगा, 6 एक इवन नंबर है वो भी जनरेट हो सकती है। फिर 3 + 3 6 कंडीशन ये हो गई। और इवन नंबर क्या होती है, डाइस पे 1 2 3 4 5 6 इज रिमेनिंग। तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो फर्स्ट पे अगर 6 इवन है तो सेकंड पे 2 हो सकती है। अगर फर्स्ट पे 6 है तो सेकंड पे 4 हो सकती है। अगर फर्स्ट पे 6 है तो सेकंड पे भी क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। तो यहां अगर मैं नोटिस करूंगा तो ऐसी टोटल कितनी कंडीशंस जनरेट होंगी जिसमें बोथ डाइस हैव इवन नंबर। तो टोटल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगे हमारे पास 9। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, या बोल दो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है इधर 9, टोटल कितनी है 36। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 9/36 यानी 9 1 9 9 और 4 36। तो सो द आंसर विल बी 1/4। तो सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वैसे देखे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में आएगा तो 0.1% बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, बाकी सारे रॉन्ग करके आएंगे। अब ऐसा क्या है इसमें, देखो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स लाइक दैट विल बी एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर केस इफ द पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज जीरोस। अगर इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो -2 आ रहा है और सेकंड कौन सा आ रहा है, बेसिकली 5 आ रहा है। तो जीरोस को हमेशा किससे इंडिकेट किया जाता है, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू में -2 हो जाएगा एंड बीटा इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन करना है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड केस है वो किससे जनरेट किया जाता है, वो जनरेट किया जाता है k इंटू में x स्क्वायर माइनस ऑफ होल ब्रैकेट इंटरनल केस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। करेक्ट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब प्यारे बच्चों जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो px इज इक्वल टू हियर वी गेट k इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा। बेटा इनको एक बार ऐड करोगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 + 5 यानी क्या आएगा, +3 आएगा। तो दिस बिकम 3x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अगर इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × 5 -10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी -10। अगेन अगर इसको सोल्व करूंगा तो px इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर -3x एंड प्लस को माइनस से करोगे -10 हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी एग्जिस्ट। देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही होगा, बेटा यहाँ ध्यान दो, आउट ऑफ केस में यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, k लिया जा रहा है। ये कंफर्म है कि यहाँ k कैन नॉट बी 0, क्योंकि k 0 नहीं हो सकता। अगर k 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। इसका मतलब है k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अब k की वैल्यू 0 के एक्सेप्ट ऑफ 0 k कैन बी एनी रियल वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर में से 0 को हटा दो। अब कितनी रियल नंबर्स होती हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होती हैं, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, k की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, फिर 4.6 भी हो सकती है, -2 -10 -1000 कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, 0। इसका मतलब यहाँ k की वैल्यूज कितनी आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज। k की वैल्यूज कितनी होंगी, बेसिकली इनफाइनाइट वैल्यूज। जब k की वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कितने लिखे जाएंगे, इनफाइनाइट लिखे जाएंगे। सो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आपको गिवन है और इन दैट केस आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड या हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स विल बी एग्जिस्ट, इन दैट केस योर आंसर विल बी infinite many polynomials।
तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आज हमने इस वीडियो में सोल्व किया है। फिर कल नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप टिल सेशन तक हमारे साथ बने रहिए और आपको सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। वही क्वेश्चंस आप मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस का एक लेवल रहेगा, ये नहीं कि इजी क्वेश्चंस अपन करेंगे, मॉडरेट प्लस में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है उनकी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो थैंक यू ईच एंड एवरी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी एंड वी मीट टुमारो एट द सेम टाइम। सो ओके, बाय बाय, गुड